ऋग्वैदिक कालीन आर्य अफगानिस्तान से लेकर गंगा घाटी तक फैले हुए थे। इस बारे में भौगोलिक पृष्ठभूमि वाले वीडियो में हमने पहले ही बता दिया है। यह क्षेत्र अनेक जनों में बटा हुआ था। ऋग्वेद में जन शब्द 275 बार आया है। जन शब्द, इसमें पंचजन बहुत प्रसिद्ध थे। ये थे नंबर 1 नंबर 4 इन्हें पंचजन कहा गया है। इन्हें पंचजन कहा गया है। इन पंचजनों में भी यदु महत्वपूर्ण थे। यदु और तुर्वस सबसे महत्वपूर्ण थे। राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई परिवार था। परिवार का मुखिया पिता या बड़ा भाई होता था और उसे कुलप यानी कि परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। कई परिवारों से मिलकर ग्राम बनता था। ग्राम का अधिकारी या मुखिया ग्रामणी होता था। इसके पास सैनिक और नागरिक दोनों प्रकार के अधिकार रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। उस समय ग्राम आत्मनिर्भर थे और गांव में ऊंचे स्थान पर एक दुर्ग या टीला बना होता था जो गांव की सुरक्षा के लिए बनाया जाता था। गांव से बड़ी प्रशासनिक इकाई विश थी। विश का अधिकारी विशपति कहलाता था। कई विषयों को मिलाकर जन बनता था। जन का मुखिया राजा होता था। कहीं कहीं कई जनों को भी मिलाकर एक जन बनाया गया है, संयुक्त जन बनाया गया है। इसके अलावा देश के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग होता था। देश के लिए राष्ट्र शब्द था। परंतु ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि राष्ट्र भी संप्रभुत्व संपन्न इकाई नहीं थी। ऋग्वेद काल की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना 10 राज्य युद्ध थी। यह युद्ध पुरुषनी, जिसे वर्तमान में रावी पुकारा जाता है, उसके किनारे लड़ा गया था। यह युद्ध बहुत भयंकर युद्ध था जिसमें एक तरफ 10 राजा थे और एक तरफ भरतजन का राजा सुदास था। 10 राजाओं में 5 तो पंचजन थे और प्लस 5 जनजातीय। नंबर 2,
ये जनजातीय थे। और ये 5 थे। इस प्रकार ये कुल मिलाकर 10 राज्य हुए। दूसरी तरफ भरत जन का राजा सुदास थे। इनके पुरोहित वशिष्ठ थे और इनके पुरोहित संयुक्त संघ जो था उसके पुरोहित विश्वामित्र थे। यह युद्ध उत्तर पश्चिमी सीमा में पूर्व से निवास करने वाले 10 जनों और कुरुक्षेत्र के आसपास यानी कि ब्रह्मावर्त में निवास करने वाले बाद के 5 आर्य जनों के उत्तराधिकार के लिए यह युद्ध हुआ था। यानी कि यह इस युद्ध का मुख्य कारण था उत्तराधिकार। इस युद्ध में भरत जन के राजा सुदास ने विजय प्राप्त की और ये ऋग्वैदिक काल के सर्वश्रेष्ठ राजा बन गए। इनका साम्राज्य सरस्वती और यमुना के बीच फैला था। और भरत जन के आधार पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसी जन के यानी कि भरत जन के ही एक अन्य शासक दिवोदास ने जनजातीय शासक शंबर को युद्ध में पराजित किया था। तो इस तरह जो भरत जन था वो पहले से ही वीरों का राज्य था या उसके शासक बड़े प्रभावशाली थे जो अनेक युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। ऋग्वेद काल में आमतौर पर राजतंत्र का ही प्रचलन था। राजतंत्र राजा का चुनाव कबीले के सभी लोग मिलकर करते थे और वो एक कबीले का सरदार मात्र समझा जाता था। उसका पद आनुवंशिक नहीं था। आनुवंशिक नहीं था और उसमें दैवीय गुण भी नहीं थे। दैवीय शक्तियों का स्रोत वो नहीं माना जाता था। राजा मुख्यतः युद्ध का नेता था। वह अपने जन का प्रतिनिधित्व युद्ध में करता था या अपने जन की ओर से या जन की रक्षा के लिए युद्ध करता था। ऋग्वेद में राजा को गोपजनस्य यानी कि जन का रक्षक कहा गया है। पहले जन छोटे छोटे थे और जिसमें एक ही जाति के लोग सम्मिलित रहते थे। राजा बड़े बड़े महलों में निवास करते थे। ऋग्वेद में उल्लेख आया है कि राजा सहस्त्र स्तंभों वाले महल में रहते हैं और कहीं कहीं यह उल्लेख भी है कि राजा अनेक द्वारों युक्त महलों में निवास करते हैं। इस प्रकार
राजाओं का जीवन सुख सुविधापूर्ण था। ऋग्वेद में कहीं कहीं सम्राट शब्द का उल्लेख भी आया है। सम्राट, जिससे राजा के पद को गौरव और प्रतिष्ठा मिली, यानी कि उसके गौरव और प्रतिष्ठा में और अधिक वृद्धि हुई। राजा को पूर्ववेत्ता, यानी कि पुरों का या किलों को भेदने वाला कहा गया है, इसलिए वह मुख्यतः युद्ध का नेता था। उसका भूमि पर कोई अधिकार नहीं था। भूमि पर अधिकार उसका नहीं था। एक बलि शब्द ऋग्वेद में बार बार आता है। बलि, बलि का अर्थ होता है देवताओं को चढ़ावा। इसी प्रकार राजा को भी बलि दी जाती थी, यानी कि उसे कर के रूप में बलि दी जाती थी। ये ऐच्छिक था। और विजित जातियों से यह अनिवार्य रूप से लिया जाता था, ऐच्छिक, और यह अनाज के रूप में था, क्योंकि उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था और राजा को चढ़ावा के रूप में दिया जाता था। राजा का अधिकार जन की रक्षा और युद्ध के नेता के रूप में ही था। हालांकि यह भी मान्यता है कि उस समय न्याय व्यवस्था भी राजा के ही हाथ में थी। राजा पुरोहित की मदद से या उसके परामर्श से न्याय कार्य करता था। उस समय शारीरिक दंड का प्रावधान नहीं था, बल्कि किसी भी अपराध के लिए अर्थदंड दिया जाता था। एक स्थान पर आया है कि किसी व्यक्ति के बारे में लिखा है कि इसकी कीमत 100 गांव के बराबर है, गाय के बराबर है। तो इससे स्पष्ट होता है कि उस समय अर्थदंड का प्रचलन था। यदि उस व्यक्ति को कोई मारता है, इसका मतलब यह है तो उसे 100 गायें दान में देनी होंगी। ऋग्वेद काल में कुछ राज कर्मचारियों का उल्लेख भी मिलता है, जिसमें नंबर 1 पुरोहित, नंबर 2 सेनानी, नंबर 3 ग्रामणी। ये 3 महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा 2 का उल्लेख और मिलता है, ये हैं स्पर्श और नंबर 5 दूत। पुरोहित राजा का मित्र, परामर्शदाता, शिक्षक आदि माना जाता था। विश्वसनीय, सबसे अधिक विश्वसनीय भी यही होता था। यह राजा के साथ युद्ध भूमि में भी जाता था और अपने विवेक के अनुसार सही निर्णय देता था। इसके बाद सेनानी, यह सेना का अधिकारी था, सर्वोच्च अधिकारी था सेना का, और यह राजा की इच्छा अनुसार कार्य करता था। युद्ध भूमि में जाकर राजा की ओर से लड़ता था। शांति काल में यह नागरिक अधिकारों का प्रयोग करता था, यानी कि सिविल अधिकारी बन जाता था। ग्रामणी, ये गांवों का प्रतिनिधि था। ग्राम की जो समस्याएं थी वो राज दरबार तक पहुंचाना इसका काम था, और राजा को अपनी तरफ से प्रत्येक मदद यह प्रदान करता था, यहां तक कि सैनिक मदद प्रदान करता था, और सामान्य प्रशासन में राजा की सहायता करता था। स्पर्श, ये गुप्तचर थे। यह राजा के विरोधियों की गुप्तचरी करते थे, यानी कि उनके षड्यंत्र के बारे में राजा को बताते थे। उसके जो दूसरे देश हैं विरोधी, उनकी जानकारी प्राप्त करते थे, और जो राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जाता था किसी भी देश में, उसकी जानकारी राजा को दे देते। राजा को इस पर
अलग से कोई कार्य सौंपता था, उसकी जानकारी भी ये लोग प्राप्त करते थे। दूत, जो राजदूत के कार्य हैं, ये वो कार्य करते थे अपने राजा के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे देश में जाना, वहां अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करना और अपने देश की बात रखना और उस देश की बात अपने देश में पहुंचाना। ये इनके कार्य थे दूत के। इसके अलावा ऋग्वेद में कुछ संस्थाओं का भी उल्लेख मिलता है जो कबाइली आधार पर गठित की गई थी। इसमें है नंबर 1 सभा, नंबर 2 समिति, नंबर 3 विदत। सभा कुलीन व वृद्धजनों की सभा थी। कुलीन और वृद्धजनों की सभा थी। वर्तमान में हम इसकी तुलना राज्यसभा से कर सकते हैं, इसकी समानता। राज्यसभा भी हमारे देश का कुछ सदन कुछ इसी तरह बनाया गया है। इसके बाद थी समिति। यह इसमें सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता था। लगभग सभी परिवारों के वयस्क सदस्य इसमें भाग लेते थे और इसे हम लोकसभा की तरह समझ सकते हैं, जैसे कि वर्तमान में लोकसभा है। इसके बाद विदत, यह भी एक संस्था थी और यह प्राचीनतम संस्था थी। यह आम लोगों की थी। ये कुलीन और वृद्धजनों की थी। समिति आम लोगों की सभा थी। विदत प्राचीनतम संस्था थी। ऋग्वेद में कहा गया है कि समिति को आपस में संगठित रहना चाहिए, यानी समिति के सदस्यों के बीच किसी प्रकार का विवाद ना हो और ना ही इन्हें राजा के साथ कोई विवाद करना चाहिए, यानी कि राजा की और समिति की सभी मामलों में एक रूपता होनी चाहिए या विचारों में एक रूपता होना अनिवार्य है। इस प्रकार ऋग्वेद काल में शासन और राजतंत्र का विकास हो रहा था, प्रारंभ हो चुका था और विकास हो रहा था। आने वाले समय में जितना भी प्रशासन बना है प्राचीन काल के भारत में, वो सब इसी का विकास का परिणाम है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।